नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत, सपा और बसपा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कृष्णानंद राय के बेटे ने कहा, ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद। रमजान के महीने में अल्लाह ने भी किया इंसाफ। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। आयकर विभाग से कांग्रेस को फिर झटका, 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी। 2017-18 से 2020-21 के लिए डिमांड नोटिस। कांग्रेस का आरोप, पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने का प्रयास। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर सहित 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस को किशनगंज और पटना साहिब सहित मिली 9 सीट, लेफ्ट के खाते में 5 सीट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने की थी शिकायत। डीएमके एडीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टाम्प पेपर पर नामांकन भरने का आरोप। बीजेपी का दावा, अन्नामलाई ने भरे हैं वो 2 नामांकन पत्र। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज कर अंक तालिका में पकड़ मजबूत बनाने की। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। माफिया सरगना से राजनीतिज्ञ बने मुख्तार अंसारी की कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। जेल में बंद मुख्तार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मऊ से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी संपत्ति व्यवसाय में शामिल थे और उन पर राज्य और अन्य स्थानों पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2005 से ही वो जेल में बंद थे। 2 बार वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़े। आखिर कैसा था इसका आतंक, एक नजर डालते हैं इसी पर। फिरौती, हत्या, अपहरण, गैंगवार जैसे अपराधों में शामिल थे मुख्तार अंसारी। 65 मुकदमे चल रहे थे। नेता बनने से पहले दबंग माफिया की पहचान थी। फिरौती, हत्या, अपहरण और गैंगवार करने वाले अपराधी के रूप में मुख्तार अंसारी, ये मुख्तार अंसारी का आतंक था। नेता बनने से पहले दबंग माफिया के रूप में पहचान थी। कुल 65 मुकदमे चल रहे थे। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में नाम आया था। इसके साथ ही 80 और 90 के दशक में जब गैंगवार चरम पर था, 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों के कारण भी मुख्तार अंसारी चर्चित रहे। 80 और 90 के दशक में गैंगवार था चरम पर, 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों के कारण मुख्तार अंसारी एक चर्चित नाम। ऐतिहासिक गैंगवार जो था वो गाजीपुर से शुरू हुआ। और ये गैंगवार था माफिया गुट के नेता ब्रजेश सिंह से। इसके साथ ही 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल सश्रम कारावास की सजा और
1995 में राजनीति की मुख्य धारा में कदम। इसके साथ ही 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल का सश्रम कारावास भी और 2003 में एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं हुई और 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 से करीब 500 गोलियां चलाई गई। इसके बाद कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा हुई और साथ ही भाई अफजाल अंसारी भी कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण का मास्टर माइंड भी मुख्तार अंसारी। मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज थे कई केस। इसके साथ ही इनकी पत्नी अफसा अंसारी पर भी 11 मुकदमे दर्ज। पत्नी अफसा और बेटा अब्बास 2022 में फरार घोषित। तो ये मुख्तार अंसारी के काले कारनामों का चिट्ठा। तो पूर्वांचल के बाहुबली का अंत। मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की प्रतिक्रिया आई है। पीयूष राय कह रहे हैं कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है और रमजान के पावन महीने में अल्लाह का किया हुआ इंसाफ है। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, हम बहुत खुश हैं, बाबा की कृपा है, ये भगवान का न्याय है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा, जांच में सत्यता के आधार पर बयानबाजी करनी चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही विश्वास किया जा सकता है। किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप निराधार है। गाजीपुर के SP ओमवीर सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु और जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे जिले में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लोगों से भी शांति की अपील की जा रही है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और अब सीधे आपको वाणिज्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। Best in class by organizations like SBI, even I would say Amazon, but our basic platform needs to be slightly upgraded.
if you just, can you just come to the previous graph? There are some slides we have prepared. This is the growth story. If you see, starting from a very small blue patch, it has come up to a big bar of 4 lakh crore. So it's actually going in an exponential direction, and it is difficult to predict the next year's number. But then yes, the growth has been possible primarily on account of two things. One is, of course, our buyers and sellers, they have been very, very prompt in getting associated with GEM. The second is in the services sector. If you see this graph, services have today overtaken goods. What was a mere, I think, 66,000 crore last year has leapfrogged to more than 2 lakh crore. And primarily it is led by big service contracts of handling and transport, primarily in the coal sector, steel sector, petroleum and natural gas, power sector. These have led the growth through big contracts. But it's not just the big contracts which has contributed. The number of transactions has gone up to almost 63 lakhs compared to, I think it was 50 lakh last year. I would just like to highlight some of the major unique services that we have on the portal which have actually picked up in a big way. One is, of course, leasing of high value medical equipment. That has come up in a big way. Market research and survey, service related to that. Hiring of chartered aircraft. Hiring of examination services. Then international logistics services. Drone as a service. Cyber security services. AR/VR services. Hiring and operation and management of ATMs. In fact, the good news was that we crossed this 4 lakh crore mark through a 400 crore bid of SBI. It came in at 710 last evening. We were at 399, 800 something, and we suddenly leapfrogged to 4 lakh 200. Even milk supply services. In fact, it is being used by Delhi Milk Scheme at the moment. That is done through GEM. Drone delivery service is also in GEM. Design, installation and maintenance of ICT lab and smart classrooms. Design, supply, ICT and maintenance of rooftop and ground mounted solar power plant. Hiring of helicopter services. Production, packaging and delivery of supplementary nutrition under ICDS scheme. Of course, on-spot vehicle hiring services there. Uber, we have the services taken off. Any government department can today use that service. There is no need of hiring a vehicle for a full day, or maybe keeping a spare vehicle for use by government servants who are required to travel from office to office. They can just book it on Uber, pay the actual fare, and it is done. Data recovery and data wiping service is also available. This is just to give a glimpse of the kind of specialized services we have ventured into. Our defense advisor tells us that even the assembly of the entire BrahMos missile is being done through GEM as a service contract. Even the time extension of the surface to air missiles of defense is being done through a service contract on GEM. So that is a scope that in defense, right from supplying an egg up to the missile parts, is being done through the portal. This year alone, GEM defense has crossed 50,000 crore mark. Cumulatively, they have, I think, crossed 1 lakh crore also. So that is a big testing. They are one of our biggest stakeholders. Coming to some of the major contracts, I will just give you some figures how compared to last year, compared to 2021, the GMV growth has been almost 10 times, 10.4 times. The daily GMV growth has also been 10 times. Number of orders is almost 2.5 times. Number of bids are, that is where the real. तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रेस वार्ता जिसमें बताया गया कि किस तरह से जेम पोर्टल के ज़रिए 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई, किस तरह से जो सर्विस सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है, जीडीपी में किस तरह से ग्रोथ आई है। आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का सनसनीखेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह की सरकार हर कीमत पर उसे बचाना चाहती थी और इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डाला, आईजी रेंज, डीआईजी और एसपी एसटीएफ का तबादला कर दिया गया। सिंह ने कहा कि 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चरम पर था। उस समय उन्होंने एक लाइट मशीन गन बरामद की थी। इससे पहले या उसके बाद कोई बरामदगी नहीं हुई। जीप में घूमता था, पुलिस के अधिकारियों पर गोली चला देता था, मार देता था।
तो वो जब सब कुछ खत्म हो गया, वो संरक्षण नहीं मिलना इसको बंद हो गया, मतलब एक तरह से, तो इसकी फिर डर वापस इसके ऊपर हावी हो गया और वो तिल तल करके एक तरह से जिसको कहते हैं ना मरना, उस तरह से ये जेल में रहा है। और अंतिम परिणति आपने देखा कि हार्ट अटैक के रूप में कल इसकी मौत हो गई। उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था, सब सुविधाएं इनकी ख़त्म हो गई, जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। जैसे अंतिम समय में आदमी अगर मुट्ठी से रेत को पकड़े तो और दबाएगा तो और फिसलेगे रेत, तो वही इसके साथ हुआ। देखिए, विपक्षी पार्टी इस समय चुनाव चल रहा है, तो विपक्ष पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो सरकार पे तो आरोप लगाएगी ही, लेकिन न्यायालय इस चीज़ को देखेगा। न्यायालय बिना सबूत के, जैसे मैंने कहा कि नहीं चलता है, न्यायालय के सामने सब कुछ रखा जाएगा और वो न्यायालय फिर निर्णय लेगा। हम एज ए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि इस तरह के माफियाओं का दिल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा दिल होता है। ये केवल अपना एक माहौल भय का बना के इस तरह से डरा धमका के 10 गाड़ियों का काफिला 50 नाल लेके बंदूक घूमते इसीलिए हैं क्योंकि ये स्वयं डरे होते हैं। तो जब वो सब भी हट जाता है, सामने कोई साथ चलने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का, तो वो डर फिर इन पे हावी हो जाता है और वही परिणति इनकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो काम है लगाना, और इस पे आगे न्यायालय देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय तो न्यायालय में ही होते हैं। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, नहीं जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। तो पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का ये बयान अपने आप में कई खुलासे करता है, किस तरह से अपराधियों का बचाव राजनीति में उस वक्त हो रहा था। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी संवाददाता हैं रामेंद्र जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ विजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सियासत मुख्तार अंसारी की मौत पर अब हो रही है, कितना बड़ा जवाब डीएसपी शैलेंद्र सिंह का ये बयान है, ये स्टेटमेंट है? नहीं, शैलेंद्र सिंह का जो बयान है ये तो एक बहुत बड़े तालाब का एक छोटा सा हिस्सा है। मुख्तार अंसारी बहुत ही खूंखार था और पूर्वांचल का अंधकार था वो। देखिए 97-98 में उसने वाराणसी के एक व्यापारी जो विश्वेंदु परिषद से जुड़े थे, नंद किशोर रूंगटा का
अपहरण करवाता है, अपहरण करने के बाद उसकी हत्या हो जाती है और फिरौती भी ले ली जाती है। इस मामले में जो साजिश करता था वो मुख्तार अंसारी था, लेकिन उस दरमियान सरकार कुछ नहीं कर पाई और रुंगटा हत्याकांड में जो सबूत थे वो भी पुलिस ने ठीक से जुटाए नहीं। जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में गठबंधन की रही हैं, गठबंधन की सरकारों के दौर में उत्तर प्रदेश में माफिया खूब फले फूले राजनीति में रहे और इन्होंने विधानसभा की सदस्यता हासिल कर ली थी। तो लिहाजा सरकारों को नंबर गेम के लिए इन निर्दलीय विधायकों जो माफिया थे इन पे डिपेंड रहना पड़ता था। और ये 96 से जब से राजनीति में आया और तब से 2007 तक देखिए इस सिलसिला मजबूती से इसका बना रहा। इसने इसी दरमियान सबसे बड़े हत्याकांड किए। 2005 में जब कृष्णानंद राय की हत्या करता है तो उसमें 2 पुलिस के उनके सिक्योरिटी गनर थे और बाकी 5 उनके, एक खुद विधायक थे, 4 उनके सहयोगी लोग बैठे थे। सबकी हत्या हो जाती है, 400 राउंड से ज्यादा फायर होता है। और इस मामले की जांच जब पहले तो पुलिस लिपापोती कर देती है और जब जांच सीबीआई को जाती है, इस दरमियान जितने गवाह थे संदिग्ध परिस्थितियों में सारे गवाहों की मौत हो जाती है। सीबीआई कोर्ट इसको बाइज्जत बरी कर देती है। आप देखिए जिस मामले में इतना बड़ा हंगामा उत्तर प्रदेश में हुआ उस केस से ये बाइज्जत बरी हो। इसका इन्फ्लुएंस देखिए, चूंकि एक ऐसे परिवार से था जो पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेसी के लेवल में बहुत इन्फ्लुएंशियल था, परिवार का बैकग्राउंड, इसका अपना आपराधिक वर्चस्व और इसका नेटवर्क, वो सारी चीजें जो है इसकी मदद करती थी। और राजनीति के संरक्षण में आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा कि सरकारें कुछ कर नहीं पाती थी या करना नहीं चाहती थी, ऐसी क्या मजबूरी थी और किस तरह से जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी कमी थी? हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। देखिए नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश में उस समय 425 एमएलए हुआ करते थे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, 2000 से अलग हुआ, 2001 से। उसके 2001 के बाद 403 संख्या हो गई। तब जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुत मुश्किल होता था किसी भी सरकार के लिए। 96 में भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, न किसी पार्टी को बहुमत मिला था। 2002 के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। पहले भाजपा बसपा की सरकार बनी, बाद में समाजवादी पार्टी की अलायंस की गवर्नमेंट आ गई। और जो समाजवादी पार्टी की अलायंस की गवर्नमेंट 2003 में आई थी, उस सरकार में 2 विधायकों की हत्याएं हुई थी। एक राजू पाल की इलाहाबाद में जो अतीक अहमद और उसके भाइयों ने अंजाम दिया था, और दूसरा कृष्णानंद राय की जो बीजेपी के विधायक थे, एक बसपा के विधायक की और एक बीजेपी के विधायक की। और ये अपराधी ही तय करते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के जितने बड़े ठेके हैं कौन लेगा, उन ठेकों के रेट क्या होंगे और काम की गुणवत्ता क्या होगी। इंजीनियर नहीं तय करते थे, न डिपार्टमेंट तय करता था। काम की क्वालिटी यानी उसका क्वालिटी वेरिफिकेशन भी क्रिमिनल ही करते थे या माफिया करते थे, और कौन ठेकेदार होगा और किस रेट पे ठेका उठेगा, ये सारा कुछ यही तय करते थे। तो ये एक अंधकार का युग उत्तर प्रदेश में रहा है। जो 51 उत्तर प्रदेश के खूंखार माफिया रहे हैं, जो पनपे हैं, वो 89 के बाद से या कहे 85 के बाद से उनको मजबूती मिली। और जब गठबंधन की सरकारों का दौर था तो सबसे ज्यादा ताकतवर हुए। ये पंजाब में रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इसके जेल में रहने के दरमियान हुए खर्च को लेकर काफी विवाद हुआ। 55 लाख रुपए सरकार ने रिकवरी की मांग की थी। तो ये जो इसका नेटवर्क था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं था, हरियाणा में था, पंजाब में था, दिल्ली में था, और भी राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बैकग्राउंड होने की वजह से इसको बहुत मदद मिलती थी। हत्याएं जितनी भी इसने कराई, उन सारी हत्याओं में गवाह जो मुख्य होता था उसकी हत्या हो जाती। किसी भी मामले में सिर्फ एक मामला ऐसा है हत्या का, जो अवधेश राय की हत्या हुई थी, जिसके जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके बड़े भाई थे। अजय राय अकेले गवाह हैं जो हत्या के गवाह होने के बावजूद सर्वाइव किए और आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और उनके भाई की हत्या के मामले में इसको उम्र कैद हुई। कुल 8 मामलों में इसको योगी सरकार के दरमियान सजा हुई। और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पंजाब जेल से इसको यहाँ लाया गया था, नहीं तो ये पंजाब जेल में मजे कर रहा था। बाद में वो सारी चीजें आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताई कि किस तरीके से इसको सुविधाएं जेल में दी जा रही थी। और यूपी में जब 2005 में ये जेल में गया था तो ये रिसोर्ट की तरीके से यूज करता था जेल को। गाजीपुर जेल में था, वहां इसके लिए सारी सुविधाएं थी। इसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट पुलिस जाया करते थे। वहां मछलियां पाल के रखा था, मुर्गियां पाल के रखा था, बकरियां रखे हुए था। सारी इसके लिए सारी रिसोर्ट में जो सुविधाएं होती उससे ज्यादा सुविधाएं इसके पास गाजीपुर जेल में थी। तो मुख्तार अंसारी बहुत इन्फ्लुएंशियल था। इसके गैंग में करीब 160 सदस्य थे और सबके सब जो है हार्ड एंड क्रिमिनल थे। 1-2 तो अभी आज तक लापता हैं, फरार चल रहे हैं, खासतौर पे कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े हुए।
तो ये एक ऐसे दौर की ये राजनीति से जुड़ा हुआ था जो जिसमें बहुमत नहीं मिलता था सरकारों को। दूसरा, माफियाओं को राजनेताओं के द्वारा खूब संरक्षण दिया गया वोट के लिए, इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए। उपाध्याय जी आपके पास आएंगे, हमारे संवाददाता रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या अपडेट है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और पोस्टमार्टम से जुड़ी क्या खबर आपके पास है? देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया तो रमा आपने सुन लिया कि बसपा ने क्या कहा और सपा ने क्या कहा है। दोनों की सहानुभूति मुख्तार अंसारी के साथ है, वो वोट के कारण हो चाहे अन्य जो भी कारण हो, उनको लोकसभा चुनाव में कुछ फायदे दिख रहे हों। अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा, पोस्टमार्टम समापन की घोषणा नहीं की गई। तो अभी तक समापन के बाद उनके बेटे को सुपुर्द किया जाएगा, डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 12 से 14 वाहन खड़े हैं जो जिनकी सुरक्षा के साथ उन्हें गाजीपुर लाया जाएगा और गाजीपुर का जो शमशान है, जो स्मशान है इनका, कब्रिस्तान है, वहां इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। वीडियोग्राफी भी इसकी हो रही है रामेंद्र। प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है ये। देखिए, उनके बेटा वहां खुद उपस्थित है और वीडियोग्राफी की जा रही। एक पैनल पूरे पोस्टमार्टम कर रहा है। बिस्तरा सुरक्षित रखा गया, जो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि नहीं उनको दीवा जहर दिया जा रहा, तो बिस्तरा में अगर ऐसी कोई भी संभावना होगी तो बिस्तरा में आएगी, क्योंकि भोजन के साथ बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। तो पूरी पारदर्शी तरीके से हुआ। देखिए, जो भी आरोप है चाहे जो लगा लो, जिस दिन मुन्ना बजरंगी की मृत्यु हुई थी, जीवा की मृत्यु हुई थी, आधे मुख्तार अंसारी उसी दिन मर गए थे और उनको जैसे आम सजा होती गई, 8 मुकदमों में योगी सरकार के दौरान सजा हुई, तो वो जान गए थे कि जेल से बाहर निकलना उनके लिए अब कठिन है, क्योंकि सरकार इस तरीके की है जो उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतेगी और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था। अभी जो बात कर रहे थे उपाध्याय जी, प्रभावी पैरवी की गई न्यायालयों में और उसके कारण सजा हुई। तो उनको एक बात पता चल गई थी कि जेल से निकलना मुश्किल है, तो तिल तिल करके मरने लगे थे। जो बातें उनका परिवार कह रहा है, हो सकता है कि उनके आरोप किस आधार पर हो वो बताएंगे, लेकिन अभी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और उपाध्याय जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक नेक्सस जो है राजनीतिज्ञों का वोट के लिए सामने आ रहा है अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, उसको देखते हुए ये जो प्रतिक्रिया अभी आई है, जो सपा की आई है या बीएसपी की जो प्रतिक्रिया आई है, लगता है कि कुछ सीटों पर जो प्रभाव था उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो काले कारनामे थे मुख्तार अंसारी के, जो अपराध थे, वो तो सबके सामने है, जग जाहिर है। नहीं, देखिए, मुख्तार अंसारी 2005 में जेल में गया। जेल में रहते हुए 3 चुनाव विधानसभा के उसने लगातार जीते, 2007 का, 2012 का और 2017 का। 17 में भी वो जीत गया, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, 325 सीटें जीती बीजेपी, लेकिन मऊ नहीं जीत पाई। मऊ में इनका समझौता भी था सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 2012 में मुख्तार अंसारी की एक पार्टी थी कौमी एकता दल, उसके साथ भी समझौता किया था, लेकिन जब 17 में बीजेपी के साथ थी, फिर भी मऊ से मुख्तार ही जीता। मुख्तार ने बहुत ही स्ट्रांग अपना होल्ड बना रखा था मऊ में। उसका बेटा 2022 में वहां से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी हुआ और वो विधायक बन गया। इस समय उसका एक बेटा विधायक है। तो मुख्तार अंसारी जानता था कि उसे सजाएं होंगी, उसकी सदस्यता जाएगी, इसलिए उसने पहले ही बेटे को उतार दिया। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत से अवशेष बाकी हैं राजनेताओं और माफियाओं के गठजोड़ के। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि ये जो अवशेष हैं इन पे भी कार्रवाई होगी और यहाँ जो माफिया अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, ये इन पे लगाम लगेगी, ये जेल जाएंगे, इनको सजाएं मिलेंगी। आप सोच सकती हैं कोई 45 साल तक क्राइम करे, सारे बड़े मामलों में उसका नाम आए और उसे कभी सजा न मिले, ये कैसे संभव है? हमारी अदालतें, हमारी न्याय प्रणाली, हमारी पुलिस प्रणाली, हमारी जो अभियोजना और विवेचना प्रणाली है, इन सारी चीजें ये सभी सवाल के घेरे में थी। और ये सब हो इसलिए रहा था, जो बात अभी शैलेंद्र सिंह जी ने कही कि सरकारों का संरक्षण माफियाओं को था, पुलिस पे दबाव था, चार्जशीट कमजोर की जाती थी, सबूत गायब कर दिए जाते थे। कृष्णानंद राय की हत्या में एक सीडी पेश की गई थी कोर्ट में, और उस सीडी की जो बातचीत है वो कोर्ट में चली नहीं, इनक्रिप्टेड, उसका जो सीडी खराब थी। तो ये जो इस तरह के जो टैक्ट इस्तेमाल किया लोगों ने माफियाओं को बचाने के लिए, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती की बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इसके नीचे
पनप रहे इन सपोलों की बातें लोग भूल जाते हैं और बिल्कुल, इनसे जो बचते हैं, सियासी और अपराधी गठजोड़ था वो सामने आ रहा है और उसी से जो सियासत अब इस मामले पर हो रही है वो भी काफी कुछ समझ में आ रही है। उपाध्याय जी आपका और रामेंद्र आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई इस बातचीत में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गाँवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि बिना प्रशिक्षण के ये तकनीक अगर गलत हाथों में चली जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। AI ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी AI जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये AI जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स AI जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक AI जनरेटेड और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग का जिक्र किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करते हुए सबसे अच्छे अस्पताल के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से
बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। कोविड काल के दौरान भारत में वैक्सीन लगाने को लेकर विरोध नहीं होने पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वायरस के खिलाफ पहले जन आंदोलन खड़ा किया गया और लोगों को शिक्षित कर, समझाकर, साथ लेकर चलने पर इसका विरोध नहीं हुआ। मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। ये पहली मेरी फिलॉसफी थी। दूसरा, मैं डे 1 से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट, मेरे देश के लोगों से बात। मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा। सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ। तो ये जन आंदोलन बन गया। एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बड़ी सभा, किसी ने मुझे रोका नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग काफी संतुष्टिदायक है। I have to say though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity, and you know that I could take courses online and all that, and to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them. That's been very gratifying. You know, we still have a lot of limitations, but you know, in that event with all the Microsoft India employees, it was kind of a milestone to see, okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल का एक गिफ्ट हैम्पर दिया जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रोडक्ट्स थे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में बनाए गए मोती का उपहार दिया। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु की फेमस आर्ट टेराकोटा की मूर्ति, कश्मीर की पश्मीना शॉल, कश्मीर का केसर और दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय पत्ती भी बिल गेट्स को उपहार में दी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत के बाद पोषण से जुड़ी किताबें उपहार में दी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में स्वामी स्मरणानंद जी महाराज पर अपने लेख में कहा है कि भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रखर व्यक्तित्व श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का समाधिस्थ होना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। स्वामी स्मरणानंद जी का अनंत यात्रा पर प्रस्थान कितने ही लोगों, श्रद्धालुओं को शोक संतप्त कर गया है। आज मेरा भी हृदय स्वामी जी के करोड़ों भक्तों, संतजनों और रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सभी अनुयायियों सा ही दुखी है। निसंदेह स्वामी जी की तरह ही स्वामी स्मरणानंद जी ने अपना पूरा जीवन ही आचार्य रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा और स्वामी विवेकानंद के पावन विचारों के वैश्विक प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया था। स्वामी आत्मास्थानंद जी और स्वामी स्मरणानंद जी का पावन जीवन रामकृष्ण मिशन के प्रसिद्ध सिद्धांत आत्मनो मोक्षार्थ जगत विदाय च अमिट का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन द्वारा शिक्षा के संवर्धन और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। मैं एक बार फिर पूरे देश की ओर से ऐसी संत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे नमो ऐप के माध्यम से तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।
उन्होंने पार्टी के सुशासन के एजेंडे को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा, मैं आज शाम 5 बजे नमो ऐप के माध्यम से हमारे मेहनती तमिलनाडु भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत इनाथू बूथ वलीमयाना बूथ का इंतजार कर रहा हूं। ये सराहनीय है कि तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच कैसे काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के सुशासन के एजेंडे को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जाए। ये भी उतना ही सच है कि तमिलनाडु डीएमके के कुशासन से तंग आ चुका है और हमारी पार्टी की ओर बड़ी आशा से देख रहा है। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। आईटी विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। आईटी विभाग द्वारा भेजी गई नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आयकर विभाग के नोटिस पर कहा कि आयकर विभाग भाजपा के मामले पर तो चुप रहता है, लेकिन कांग्रेस के छोटे से मामले पर ही नोटिस भेज रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, आयकर विभाग ने किस तरह का एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया और कांग्रेस नेता अजय माकन इसे एक छोटा सा मामला बता रहे हैं। ये छोटा सा मामला तो नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। अगर आप कहें कि 1700 करोड़ ही नहीं बल्कि 1823 करोड़ का पेनल्टी कांग्रेस पे लगाया है। जो अनियमितताएं हैं, जो कैश का लेन देन हुआ है या पार्टी के फंड में जो पैसे आए हैं 2017 से लेकर अभी तक, और उसका पूरा जो नियमावली होती है इनकम टैक्स को जो देना पड़ता है, आपको साक्ष्य जो देने पड़ते हैं, वहाँ पर ढिलाई हुई है। और इसी ढिलाई के एवज में इनकम टैक्स ने इतना बड़ा अमाउंट यानी 1823 करोड़ का उन्हें पेनल्टी कांग्रेस को भरने के लिए बोला है। अब इसके खिलाफ इसके लिए हाईकोर्ट गई थी कांग्रेस, लेकिन वहाँ से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो अब जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं इनकम टैक्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट में तलब करनी होगी पार्टी को। उसके बाद वो हाईकोर्ट का रास्ता देखेंगे और हाईकोर्ट का भी अगर वहाँ भी उन्हें नहीं मिलता है, न्याय अगर नहीं मिलता है वहाँ उनको, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो इसी के लिए ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कुछ देर पहले समाप्त हुई है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से कि वो जानबूझकर ऐन वक्त पर, जबकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए पैसे चाहिए, धन चाहिए, तो अजय माकन का कहना था कि 800 करोड़ रुपया यानी 2019 में कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनाव खर्चा 800 करोड़ रुपया था और अब 1823 करोड़ रुपया वो कहाँ से लाएगी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन कमीशन का जो साइट होता है, उस इलेक्शन कमीशन के साइट के अनुसार विभिन्न पार्टियों का जो दस्तावेज है, जो उनकी चुनावी फंडिंग की जो बात है, उसमें अजय माकन ने दिखलाया कि उस हिसाब से बीजेपी पर 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का पेनल्टी उन पर लगना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स इस बारे में चुप है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें ही आ रही हैं और इस समस्या से कैसे निपटेंगे वो अब कोर्ट और जो और भी जो कुमार लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं संस्थाएं हैं उनसे निपटना होगा। जी, इस नोटिस के बारे में आप बता रहे हैं कि जो अनियमितताएं हैं कांग्रेस की तरफ से, उनकी वजह से ये नोटिस आया है। उन अनियमितताओं पर कांग्रेस का क्या कहना है और कहीं ना कहीं बीजेपी से तुलना करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कांग्रेस इससे बचना चाह रही है? अब कांग्रेस पर जो लगातार इसके पहले भी नोटिस आया था, 6 दिन पहले भी नोटिस आया था और कल शाम की जो इनकी नोटिस है
वो 1700, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1700 करोड़ नहीं बल्कि अजय माकन ने खुद कहा कि 1823 करोड़ रुपए का पेनल्टी उन पर लगा है। तो इसको अभी चुनाव बीच में है और चुनाव को लेकर के कोई भी दल आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो लगातार जो कुछ भी हो रहा है, अगर पार्टियां इनकी पार्टी के नेता अगर दल छोड़ के चले जाते हैं तो वहां भी वो भारतीय जनता पार्टी पे ही आरोप लगाते हैं। और जब टैक्सेशन का जो मामला है, ये संवैधानिक हमारी जो विधायी संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे ईडी हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब चुनाव सामने है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर खासकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस एक बार फिर लगा रही है। जी कुमार आलोक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट का बंटवारा हो गया है, जिसमें आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सीटों पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल की 26 सीटों में गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज और समस्तीपुर शामिल है। वाम दलों में भाकपा को 1 सीट बेगूसराय और माकपा को 1 सीट खगड़िया से दिए जाने पर सहमति बनी है, जबकि भाकपा माले को 3 सीट नालंदा, आरा और काराकाट दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया शुनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई है। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से प्रत्याशी बनाया है। भले ही सुप्रिया शुनेत ने कुछ घंटों बाद यह सफाई दी थी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कई लोगों के पास उसका एक्सेस है और वो इसका पता लगा रही हैं, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया। खुद कंगना रनौत समेत तमाम नेताओं के बयान आने लगे। इस बीच बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने उपराज्यपाल को शिकायत लिखी और मांग रखी कि इस मामले की जांच और FIR दर्ज होनी चाहिए। इस शिकायत को उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को भेज दिया और पूरे मामले की वैधानिक रूप से जांच करने का आदेश दिया। मुद्दा ये है कि क्या शुनेत के दावे सही हैं? अगर हाँ, तो कंगना के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी और किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया? और हम आपको बता दें कि बिहार में भी सीटों का बंटवारा महागठबंधन में हो गया है। काफ़ी इस पर बैठक और रस्साकशी का दौर भी चला। क्या कुछ अब स्थिति है, हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। आखिरकार राजेश, एक लंबी जद्दोजहद के बाद, एक लंबे तनाव के बाद सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन क्या सभी दल इससे संतुष्ट है? पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं मिल पाया है। देखिए रमा, सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि
अभी हाल ही में जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष थे पप्पू यादव 5 बार के सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय विधायक भी रहे, उनको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। ज्वाइन ही नहीं करवाया गया बल्कि उनकी पार्टी का विलय हो गया और उन्होंने विलय करने के एक दिन पूर्व रात में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से पटना में मुलाकात भी की और उस मुलाकात के बाद वो दिल्ली आकर पवन खेरा ने उनको पार्टी में ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद जब दिल्ली से वापस लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो वो वहां से आरजेडी से बीमा भारती को चुनाव मैदान में पूर्णिया से उतार देते हैं और इसके बाद जो है वो बिहार की सियासत में खलबली मच जाती है। फिर तमाम लोगों की बैठकें होती हैं, लेकिन बैठकों का नतीजा जो है, जो मुझे जानकारी मिल पा रही है रमा, कि अखिलेश सिंह जो कांग्रेस प्रदेश बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह भी पप्पू यादव की ज्वाइनिंग के खिलाफ थे और अखिलेश सिंह का आरजेडी से नाता रिश्ता रहा है। वो 2004 में लालू प्रसाद के साथ मनमोहन सिंह की पहली सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो आरजेडी से सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लालू प्रसाद ने ही उन्होंने राज्यसभा में दोबारा अभी भेजा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह और लालू प्रसाद दोनों की हम कह सकते हैं कि मिलीभगत या फिर दोनों की रजामंदी से ही ये संभव हो पाया है कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं मिली है। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि सुपौल सीट, जिस पर कभी पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन वहां से सांसद रह चुकी हैं, वो सुपौल सीट भी आरजेडी के कोटे में चली गई है। तो ऐसे में पप्पू यादव के लिए जो महागठबंधन के दरवाजे हैं वो बंद दिखाई पड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने पहले जरूर कहा था कि लालू प्रसाद ने उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने की पेशकश की है, चूंकि 2014 में पप्पू मधेपुरा से एमपी रह चुके हैं, लेकिन उनकी पेशकश को ठुकराए जाने के बाद मुझे लगता है कि लालू प्रसाद से उनके पहले जो रिश्ते थे वो तल्ख रहे थे और सियासत में कई बार चीज़ों को याद रखा जाता है, कई बार भुला दिया जाता है। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने इन चीज़ों को याद रखा है कि 2014 से 2024 के बीच जिस तरीके से पप्पू यादव ने तेजस्वी और लालू प्रसाद के खिलाफ आग उगला, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन अभी टिकट बंटवारे में दिखाई पड़ रहा है। यही आपसे जानना चाहेंगे राजेश कि अब ये जो बंटवारा हुआ है इसका रिफ्लेक्शन चुनाव पर कैसा पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजद है वही भारी दिखाई दे रही है। देखिए, लालू प्रसाद ने टिकटों का बंटवारा बहुत सावधानी के साथ किया है और जो ये लग रहा था कि 39 और 1 की स्थिति एनडीए में जो दिखाई पड़ रही थी कि मामला बिल्कुल एक तरफा है, उसको लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश की है और इसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन चुनाव के दौरान जो है वो भी देखने को मिलेगा। और सामाजिक समीकरणों को, जाति जनगणना के बाद जो जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा या फिर उन्हें समाज में उचित प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, उसको लालू प्रसाद ने सरजमी पर उतारने की कोशिश की है। और शायद ये वजह है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। लालू प्रसाद ने भी अपनी पार्टी से 5 कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का लगभग मन बना लिया है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के वोट में सेंधमारी करने की तैयारी आरजेडी की जो है वो दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बिहार पर तमाम लोगों की नजरें हमेशा टिकी रहती हैं। इस बार का चुनाव भी उससे अलग नहीं होगा, लेकिन मामला जो पहले एक तरफा था वो मुकाबला रोचक हो सकता है। राजेश, मुकाबला तो रोचक हो गया है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में बड़ी खलबली मची हुई थी और कुछ सीटें थी जिनके नाम, पूर्णिया के अलावा भी कुछ अन्य सीटें थी जिनके नाम खाली सामने आ रहे थे और उन पर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी। अब जबकि ये गठबंधन की सीटें साफ हो गई हैं तो उनके जो असंतुष्ट हैं या जिस तरह से ये सीटों का बंटवारा भी हुआ है, कई जो स्वर हैं वो और भी मुखर हुए हैं, उसका भी असर महागठबंधन की आपसी रणनीति पर, राजनीति पर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव में जब पाला बदल का खेल होता है और बिहार और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप पहले भी देख चुकी हैं कि पाला बदलने का जो खेल है ये उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं पार्टियां जो हैं एक दूसरे उम्मीदवार को एकोमोडेट भी करती रही हैं। अभी जैसे मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा तो ये खबरें आ रही थी कि शायद लालू प्रसाद जो हैं उन्हें जगह दे सकते हैं, मुजफ्फरपुर से आरजेडी का उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर की सीट अब कांग्रेस के कोटे में चली गई है। देखना होगा कि छेदी पासवान सासाराम से और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद की चर्चा बहुत जोरों से चल रही थी। देखना होगा कि इन बागियों को महागठबंधन में जगह मिलती है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पाला बदल का जो खेल है
इससे जनता की कर्तव्य विमूढ़ होती है। प्रत्याशी आराम से एकोमोडेट हो लेते हैं और इधर से उधर भागकर अपनी जो डूबती नैया है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बिहार की जनता बहुत होशियार है, बहुत ताकतवर भी है और निश्चित तौर पर जब चुनाव के दौरान जब हम सब वहाँ पर होंगे कवर करने के दौरान, तो ये जरूर दिखाई पड़ेगा कि जिन प्रत्याशियों ने पाला बदला है उनका क्या कुछ हश्र होता है, क्या वो सफलता के झंडे गाड़ते हैं या फिर जनता उन्हें सबक सिखाती है। ये बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है कि जिस तरह से ये बंटवारा हुआ है उसमें किस तरह के समीकरण साधे गए हैं राजेश? देखिए, जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है। आरजेडी ने हर हाल में उन क्षेत्रों पर अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की है जो उनका MY समीकरण के अलावा जो अन्य वोट जो उनसे छिटक गया है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। अति पिछड़े वर्ग के वोट जिसको लालू प्रसाद कभी जिन्न कहा करते थे वो वोट उनसे खिसक गया था, लिहाजा उन्होंने अति पिछड़े बिल्कुल इन समीकरणों का क्या असर दिखाई देगा ये देखने वाली बात होगी। राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और BSP MLA राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 6 दोषियों को लखनऊ CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। CBI स्पेशल कोर्ट ने फरहान को अवैध असलहा रखने के मामले में 4 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हत्या के 6 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामेंद्र, कितना बड़ा ये फैसला है? सभी आरोपियों को, सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में भी गुड फ्राइडे है। देखिए, अपराध और अपराधी के खिलाफ चाहे अलग अलग तरीके से देखिए सफाई की कार्रवाई चल रही है। राजू पाल का मर्डर भी 2005 में किया गया था और जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, राजू पाल की हत्या खुलेआम असलहा लहराकर सड़क पर की गई थी और उसका फैसला अब आया है। क्योंकि जो प्रभावी पैरवी है कोर्ट में उसका प्रभाव दिखने लगा है। तो 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक व्यक्ति जो सलाह रखने के दोष में फरहान को 4 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तो अगर इसको इस तरीके से देखिए कि अपराध और अपराधी के प्रति जो 0 टॉलरेंस की बात की जा रही थी वो उत्तर प्रदेश से सफल साबित हो रही है और आने वाले दौर में शायद उत्तर प्रदेश भी कुछ प्रदेशों की तरह जहां अपराध नहीं है, जहां व्यवसाय है, जहां सामंजस्य है, जहां कानून व्यवस्था बेहतर है, उनमें गिना जाएगा। तो जो हालात अब दिख रहे हैं रमा। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कितना बड़ा ये मामला था, क्या कुछ ये मामला था और कितना लंबा ये मामला चला? देखिए, 2005 में राजू पाल अस्पताल से लौट रहे थे तो अतीक अहमद और उनके भाई समेत जो 7 लोग अभी दोषी करार दिए गए हैं, ये सभी उसमें इन्वॉल्व थे और सरेआम इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी अहंकार की पराकाष्ठा, जिस तरीके से कृष्णानंद राय की चोरी से हत्या की गई थी कि अफजाल के खिलाफ चुनाव जीत गया था, उसी तरह अतीक अहमद ने भी इसलिए हत्या करा दी थी राजू पाल की क्योंकि अशरफ अहमद के खिलाफ राजू पाल चुनाव जीत गए थे। तो अहंकार की पराकाष्ठा है। अहंकार की पराकाष्ठा यह है कि किसका घर उजड़ रहा है, किसका परिवार उजड़ रहा है, किसकी हत्या हो रही है, इन अपराधियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। प्रभावी पैरवी और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण ये मामला यहाँ तक आ पाया और 2005 से आज उनको सजा हुई है। जाहिर है कि ये फैसला देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है और ये मैसेज देने वाला फैसला है कि अपराध और अपराधी यहाँ सुरक्षित नहीं है रमा। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला और बड़ा और सशक्त संदेश देता हुआ। बहुत शुक्रिया रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।